नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संविधान का अगला टॉपिक कवर करने चल रहे हैं, जिसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। आज हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे साथियों, और मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, और पूरे संविधान की जान है। ये पूरे संविधान की जान है। यदि मूल अधिकार को निकाल दिया जाए, यानी भाग 3 को निकाल दिया जाए, तो पूरा का पूरा संविधान प्राणहीन हो जाएगा, अर्थात समझ लीजिए कि मृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी शासन व्यवस्था ही इस बात पर टिकी है कि लोगों को कल्याण कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप खुद सोचिए, आप सरकारों के एजेंडे में क्या होता है? प्राणियों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बहुत चीज़ें होती हैं। किसकी सुरक्षा? हमारी और आपकी सुरक्षा। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो खेल हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए हो रहा है, प्रकृति के लिए हो रहा है। प्रकृति का मतलब जीव के लिए हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार पूरे संविधान का प्राण है। और आप कभी भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो अगर संविधान से प्रश्न आया है और मूल अधिकार से ना आया हो, यह असंभव है। यानी मूल अधिकार से 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मूल अधिकार हमको पढ़ना है। आपको हम अधिकार के बारे में एक बात बता दें। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिसमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास करता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? आप बताइए, आज से 200-300 साल पहले जब यहाँ अंग्रेज शासन करते थे या मुगल शासन करते थे, तो क्या आप अकबर के सामने जाके बोल सकते थे कि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप चोर हैं? नहीं बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। आज हम लोग अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, किसी अधिकारी को जो पाते हैं वो बोल देते हैं कि नहीं, वो तो भ्रष्ट हैं, वो तो चोर हैं। ऐसा पहले अधिकार नहीं था, आज है। आज स्वतंत्रता का अधिकार है, पहले नहीं था। आप कल्पना करो कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर हमको ये सारे अधिकार नहीं मिले होते तो क्या हम विकास कर सकते? नहीं विकास कर सकते। उसी शक्तिशाली व्यक्ति के अंडर में रह करके पूरा जीवन बीत जाता। आज जो लोगों का उत्थान हो रहा है आरक्षण के माध्यम से, नहीं हो पाता। तो यही सब हैं अधिकार, और यही सब हम पढ़ेंगे। तो आप दिमाग में बैठा के चलिएगा कि अधिकार वे परिस्थितियां होती हैं जिसमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास करने की क्षमता रखता है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो आप ये देखिएगा कि अनुभाग 3 ऐसे आप याद करिएगा। मूल अधिकार, जो अधिकार हैं, अधिकार वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। आ से अधिकार, आ से अमेरिका। ठीक है, आ से अधिकार, आ से अमेरिका। और जब आप लिखेंगे भाग 3, तो 3 भी तो कुछ ऐसे ही बना रहे हैं आप। तो आप इतना याद रखिएगा कि आ से अधिकार, आ से अमेरिका, और भाग 3 ये हुआ आपका मूल अधिकार, अमेरिका से लिया गया है। अब अगला थोड़ा सा हम लोग अधिकारों का इतिहास देखें। भाई इतिहास तो किसी भी चीज़ का देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यानी पहले हम लोग कबीलाई समाज रहा होगा। इतिहास में जाइए, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब तो क्या कोई अधिकार रहा होगा? क्या कुछ नहीं रहा होगा। सब लोग कबीले में रहे होंगे, एक दूसरे को मार के खाते रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, वैसे वैसे हम लोग जागरूक हुए। आप सोचिए अधिकार क्यों?
क्योंकि हम लोग जागरूक हुए हैं। और कहते नहीं हैं कि जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है उसका कोई कभी शोषण नहीं कर पाता है। आज आप जागरूक हैं, इसीलिए एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं। तो विकास के क्रम में 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा के माध्यम से इंग्लैंड के राजा जॉन ने लिखित में कुछ अधिकार दिए। ये मूल अधिकार नहीं था, इसको मूल अधिकार नहीं कहेंगे, लेकिन लिखित में इन्होंने कुछ अधिकारों की घोषणा कर दी। और फिर ये क्रम चलता रहा, मध्यकाल आ गया, धीरे धीरे ये सब क्रम चलता रहा। तो सबसे पहले लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाला 1791 में लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश है अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हम लोग बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, यानी अमेरिका ने 1791 में लिखित रूप से मूल अधिकार दिया। इसके पहले लिखित रूप से मूल अधिकार का इस्तेमाल कोई नहीं करता था। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का इस्तेमाल अमेरिका ने किया अपने नागरिकों के लिए 1791 में, और यही इनका पहला संविधान संशोधन था। पहला संविधान संशोधन अमेरिका वालों ने यही किया था। आपको पता है अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है, उसमें इतना आसानी से संशोधन होता नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे तो भारत के संदर्भ में वैसे तो मूल अधिकारों की बात हमेशा होती रही, लेकिन 1928 में आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था। जब साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन का हम लोगों ने विरोध किया था, तो लॉर्ड बर्किनहेड ने भारत वालों को चैलेंज दिया था कि अपना एक संविधान बना के दिखाइए। तो उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने मूल अधिकार का बात किया था, मूल अधिकार की चर्चा इन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं हुआ, ये बेकार हो गया, हमारे आपसी झगड़े के कारण ये सब बेकार हो गया। तो आपको पता है फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है, और इसी दिन हमको मूल अधिकार की प्राप्ति होती है। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो टोटल हमको 7 अधिकार प्राप्त हुए थे, 7 अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, लेकिन आज कितने हैं? तो आज हमारे पास 6 अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार आज हमारे पास विद्यमान हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, इतनी बात यहाँ हम इसलिए बता दिए, कभी कभी जब प्रश्न को घुमाता है तो पूछता है कि मूल संविधान में हम लोगों को कितने अधिकार प्राप्त हुए थे, तो 7 अधिकार प्राप्त हुए थे। और पूछ लेगा वर्तमान में हमारे पास कितना मूल अधिकार है, तो हमारे पास टोटल 6 मूल अधिकार है, और हम उनको भी लिख करके समझते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसको थोड़ा सा बांट लेते हैं साइंटिफिक नज़रिए से। जो हमें अच्छा लगा कि आपको इस तरीके से बताएंगे तो शायद आपको बेहतर समझ में आ सकता है। ठीक है साथियों, हम शुरू में ही आपको बता दें, हम बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, और आपका सपोर्ट मिलेगा तभी आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। जो व्यक्ति आपको ईमानदार लगे, हम हो या कोई और पढ़ाने वाला हो, सहयोग जरूर करिएगा। असहयोग की भावना करेंगे तो अगले व्यक्ति का मोरल डाउन होता है, और डाउन होगा तो आपको पता है डाउन मोरल वाला व्यक्ति फिर धीरे धीरे बैक होने लगता है, आगे नहीं जा पाता है। तो साथियों, हम दिल से आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आप खूब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, खूब पढ़िए लिखिए, ज्ञान बढ़ाइए, भंडार बढ़ाइए, बहुत आगे जाइए, बहुत अच्छा काम करिए, और हमारा भी मनोबल आप बढ़ाएं। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो भाई शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए।
तो हम लोग एक ऐसे बांट के देखते हैं, 6 मूल अधिकार हमने आपको बताया, तो ऐसे आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक, ऐसे आप डिवाइड कर लो। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसको बोलते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा लिखोगे आप तो आप लिखेंगे 19 से 22 तक लिखेंगे आप स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आप लिखेंगे। उसके बाद अगला लिखेंगे आप तीसरा 23 और 24 में लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, अगला लिखेंगे चौथा 25 से लेकर 28 तक लिखेंगे आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला लिखेंगे पांचवा लिखेंगे 29 और 30 लिखेंगे आप अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शिक्षा का शिक्षण संस्था। अल्पसंख्यक याद रखिएगा, अल्पसंख्यक लिख लीजिएगा आप। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को कुछ आरक्षण है, कुछ लाभ है, इसमें आप याद रखिएगा। और जो छठवां है वो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, इसी में हम अभी आपको बता देते हैं, इसी में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट जारी करता है। ठीक, यानी अनुच्छेद 32 में कौन रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। यहीं पे आपको हम बता दें, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। हालांकि जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो इसको अलग से बताएंगे, लेकिन यहीं पे हम बता दे रहे हैं आपको, रिट जारी होती है यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। और जब आप जाते हैं कोर्ट में वाद दाखिल करते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो रिट जारी करेगी, हाई कोर्ट में जाएंगे तो रिट जारी करेगी। ठीक, अब हम इस पे आगे बताएंगे कि कैसे रिट जारी होती है। 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की रिट जारी होती है। ठीक है, 5 प्रकार प्लस अन्य मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट अन्य मामलों में जारी करता है। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद रट लीजिएगा। 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करती है। तो अभी इसको हम लोग जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसका स्क्रीनशॉट फट से ले लें, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिया जाता है कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, खाली टाइम में बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट आप लेकर के देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, यानी फोटो जूम करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते, एक एक करके अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा विस्तार से। अब अनुच्छेद 12 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मूल अधिकार की शुरुआत 14 से होती है, यानी भाग 3 की शुरुआत अनुच्छेद 14 से होती है। तो साथियों ऐसा नहीं है। मूल अधिकार जो हमारा भाग 3 है अमेरिका से लिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 से ही प्रारंभ होता है। तो अब 12 में क्या है आपको यही हम बता दें। अनुच्छेद 12। ठीक है, अब सोचिए आप अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है। परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा किसकी? राज्य की। क्यों? क्योंकि जो मूल अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। यही लिख दे रहे हैं। अब पहले राज्य की परिभाषा हम कर देते हैं, तब फिर और आगे लिखते हैं। राज्य की परिभाषा में क्या? संसद आ जाएगी, राज्य विधानमंडल आ जाएगा, राज्य विधान मंडल, स्थानीय चाहे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, मतलब इस टाइप का एक शब्द आप याद कर लीजिए कि जो संस्थान सरकार से प्रत्यक्ष,
अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त करते हैं, अनुदान या सहायता प्राप्त करते हैं, वह सभी राज्य होते हैं। अब इसमें बात को समझिएगा, जैसे एक कोई लेखपाल है, लेखपाल भी क्या है, राज्य के अंतर्गत आएंगे। एसडीएम साहब भी राज्य के मतलब जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, संस्थान हैं, सब क्यों? क्योंकि राज्य ने उनको नियुक्त किया है ना, तो राज्य के अंतर्गत आएंगे, यानी वो सब राज्य के अंग हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, राज्य के एक एक अंग हैं। राज्य कोई मूर्त रूप थोड़ी होता है, राज्य तो बहुत बृहद स्तर पे होता है। तो राज्य में सब लोग आते हैं जिनको सरकारी वेतन प्राप्त होता है या सरकार की तरफ से कोई अनुदान मिल रहा है, सहायता मिल रहा है। अब बात को समझिएगा, जैसे कभी आप थाने पे जाते होंगे या किसी सरकारी ऑफिस में जाते होंगे या सरकारी विद्यालय में जाते होंगे, तो वो विद्यालय आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं, तो लेकिन जबकि वो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट आपका सहयोग करेगा। यानी अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है और राज्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं। यही लिख लीजिए, आपसे पूछ ले कि मूल अधिकार, आपसे पूछ ले मूल अधिकार किसके विरुद्ध में है, तो मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध में है, राज्य के विरुद्ध में है। दूसरा क्या होता है, मूल अधिकारों पे वाद होता है, यानी मूल अधिकारों पे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी यह वाद योग्य होता है, वाद योग्य होता है, योग्य होता है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, वाद योग्य है, तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। हम इसकी चर्चा नीति निर्देशक तत्व में करेंगे। उसमें भी अनुच्छेद 36, 37 जब आप पढ़ेंगे तो बहुत उसमें परिभाषा साफ साफ लिखी हुई है। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया, अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी है। अनुच्छेद 12 आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब अगला अनुच्छेद 13 इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो हम लोग आते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 संविधान का, अगर आप मानिए तो सबसे महत्वपूर्ण, संविधान का क्या, मूल अधिकार का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। हमको लगता है कि अनुच्छेद 13 से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूरे मूल अधिकार में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि अनुच्छेद 13 नहीं होता तो मूल अधिकार को, मतलब मूल अधिकार की बोलते नहीं कि मतलब सब सत्यानाश, मूल अधिकार का सत्यानाश हो जाता। अब अनुच्छेद 13 में लिखा क्या है आप जान लीजिए। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि मूल अधिकार को सीमित करने वाली कोई भी विधि, कोई नियम कानून भारत सरकार नहीं बना सकता है। यदि कोई भी नियम कानून पहले से चला आ रहा है और वो मूल अधिकार को सीमित कर रहा हो, तो वह सब कानून, नियम कानून सब शून्य होगा मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर। यानी मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर कोई भी नियम कानून माना नहीं जाएगा। ये कहाँ लिखा है? ये अनुच्छेद 13 में लिखा है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, इसका क्या मतलब होता है न्यायिक पुनर्विलोकन का? इसका मतलब यह होता है यदि कोई भी नियम कानून बनेगा और वह मूल अधिकार को सीमित करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट इसको देखता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस नियम कानून की जांच करेगा और जांच में यदि पाया जाता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये सारे नियम कानून जो सरकार ने बनाए हैं सबको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। यानी कोई भी नियम कानून चाहे पीछे से चला आ रहा हो या आगे का, नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। इतना याद रखिएगा, चाहे पीछे चला आ रहा हो चाहे आगे बनाया नहीं बनाया जा सकता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। इतनी बात क्लियर हुई।
अनुच्छेद 13, यानी अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी ऐसा नियम कानून भारत सरकार नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। और यदि कोई भी नियम कानून पीछे से भी चला आ रहा है तो वह सब शून्य माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 13 हो गया। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 14। हमने कहा है ना, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, समानता। अब यही हम लोग देखेंगे इसको। अब देखिए, अनुच्छेद 14 हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ शुरू करते हैं, विधि के समक्ष समानता। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा है विधि के समक्ष समानता, के समक्ष समानता। इसका क्या मतलब होता है कि जो विधि बनाई जाएगी, नियम कानून बनाया जाएगा, उसके सामने सब लोग समान होंगे। लेकिन एक्चुअल में आप क्या हैं? ऐसा है? आप खुद महसूस करें तो वो सब आगे लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है। बहुत लोग इससे पीड़ित हैं, बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो इसका सपोर्ट करते हैं और जो पीड़ित हैं वो इसका विरोध करते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना तर्क है, अपना अपना दर्द है। जब दर्द छलकता है तो व्यक्ति बोल देता है कि भाई ये सही है कि गलत है, अपना अपना तर्क है। तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक, इसका मतलब ये होता है जो भी नियम कानून बनेगा वो सब समान होगा। इसका मतलब होता है ये कहाँ, ये जो प्रभाव है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से ये प्रभाव लिया गया है, लेकिन भारत में अपनाया गया है विधियों का समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। बहुत इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, अमेरिका से लिया गया है। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए सब कर रहे हैं। विधियों का समान संरक्षण, ये आप परेशान नहीं होना है, ये आपसे पूछेगा नहीं। बस हाँ, पूछ सकता है कभी कभी, भाई एग्जामिनर हैं क्या कर दें क्या पता, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं। इसका मतलब होता है कि सबको समान निगाह से देखा जाएगा, वो चाहे जो हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब होता है कि समान कंडीशन में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे क्या, मान लो ये विकलांग की कैटेगरी है, ये महिलाओं की कैटेगरी है, ये बच्चों की कैटेगरी है, ये सवर्णों की कैटेगरी है, ये ओबीसी की है, ये एससी की है, एसटी की है, ये समझ लीजिए ये जो सेना के रिटायर हो रहे हैं फौजी, उनकी है। मतलब अलग अलग कैटेगरी है। तो अलग अलग कैटेगरी मतलब इस कैटेगरी में जितने लोग होंगे उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इनके सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि अब आप सब समझते हैं कि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। लेकिन जब इसी का राजनीतिकरण हो जाता है, नेता लोग इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं, और बहुत सारे नेता हैं जो एक अच्छी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो इन्हीं लोगों को आपस में लड़ा करके, आपस में विवाद पैदा करके अपना पूरा कैरियर निकाल देते हैं। तो बहुत टाइप के लोग हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा रहा होगा कि जो ये 10 साल के लिए दिया जा रहा है, आपको पता है जब आप कभी भी आरक्षण पढ़ा करिए तो अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334 और अनुच्छेद 335 आप जरूर देखा करिए। क्योंकि इसमें कहा गया था कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया जा रहा है, और इसमें अनुच्छेद 335 में साफ साफ कहा गया था कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि योग्य लोग मिलेंगे तभी उनकी नियुक्ति की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आरक्षण दे दो और उनमें सबको ले लो, ऐसा नहीं। अनुच्छेद 335 में साफ साफ कहा गया था। लेकिन आज आप सबको पता है ना इसका पालन हो रहा है ना इसका पालन हो रहा है। अभी आगे आपको बताते हैं हम। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 14 आपने देखा,
इसका एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वो शब्द आप याद रखिएगा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं तर्क संगत भेदभाव। इसको हिंदी में बोलते हैं तर्क संगत भेदभाव। रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं तर्क संगत भेदभाव, यानी उचित भेदभाव किया जा सकता है। और एक बार प्रश्न आया था कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यानी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, तो इसी में है। इसी में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी इसी में है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। यानी अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन एक तर्कसंगत भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की व्याख्या इसी में की गई है। और हमने तो ये तो सब वैसे बता दिया आपको। तो अब अनुच्छेद 15 हम लोग देखते हैं। 14 हो गया है, अब 15 पे आते हैं। अब 15 है, देखिए 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें की गई हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 15 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 15, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म के स्थान पर आधार पर, लिंग यानी पहचान के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 15 में। अब आप बताइए, आप देखिए किस आधार भेदभाव हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना, हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं 15 में कई 15(3), 15(4), 15(5) है। तो थोड़ा थोड़ा हम सबको समझा देते हैं। 15(3) में ये कहा गया है, 15(3) में ये कहा गया है कि बच्चे और महिलाओं के साथ बच्चे और महिलाओं के साथ थोड़ा सा रियायत दी जा सकती है। यानी महिलाओं और बच्चों को रियायत दी जा सकती है। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था। अब आगे देखिए क्या है। 15(4) रटना नहीं है, हम आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। अभी अनुच्छेद 15 जब आपसे पूछेगा ना, तो केवल इतना पूछेगा कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में रोका गया है? तो अनुच्छेद 15 में रोका गया है। थोड़ी बातें आप और जान लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपको ये जानना चाहिए कि यदि आपको आरक्षण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्यों, इसका आधार क्या है। तो 15(4) में शिक्षण संस्थाओं में जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, शैक्षणिक रूप से, यही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। अब ये पुराना मामला है, चंपक दोराई, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये पुराना मामला है, वो कुछ विवाद हुआ था, तो उसके बाद में इसमें लिख दिया गया था, इसमें जोड़ दिया गया था। तो आपको वो सब नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना जानना है कि शिक्षण संस्थाओं में उन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं। अब 15(4), 15(5) हो गया। पहले उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं था। अब लेकिन 2006 में हम लिख दे रहे हैं,
2006 में 93वां संविधान संशोधन करके उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दे दिया गया। आरक्षण दे दिया गया। ठीक, आप इतना बात आप जान लीजिए कि आप कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद बच्चे पढ़ रहे होंगे, सॉरी इलाहाबाद हमें नहीं कहना चाहिए, प्रयागराज कहना चाहिए। तो प्रयागराज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो प्रयागराज में एंट्रेंस देते हैं अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चूंकि उसका नाम प्रयागराज विश्वविद्यालय तो हुआ नहीं है, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो प्रयागराज में जब एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं तो जब आप देखते होंगे कि जो मेरिट निकलती है एडमिशन की, तो लिखा जाता है 120 के ऊपर वाले जनरल, 100 ओबीसी, 70 एससी लिखा रहता है, आप देखिएगा। और लिखा रहता है परीक्षा देने वाले यानी माइनस में नंबर पाने वाले एसटी भी आ जाएं। अब आप बताइए क्या यहाँ पे अनुच्छेद 335 का पालन हो रहा है? जब कोई लड़का माइनस में नंबर पाया है तो उसको आप एडमिशन ज़बरदस्ती का दे रहे हैं, और अगला व्यक्ति 120 के ऊपर पाया है और अगला व्यक्ति माइनस में पाया है, खींच रहे हैं उसको ज़बरदस्ती का कि आइए। नहीं, कैसे तुम नहीं पढ़ोगे बच्चा, तुम कैसे नहीं पढ़ोगे? माइनस में पाए हो तो क्या हुआ? आइए, आप विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाइए, और इन लोगों के बीच में बैठिए, और जब ये लोग आपसे पूछेंगे कि कै नंबर पाए थे, तो ये बोलेगा कि ऋणात्मक नंबर पाए थे। तो आप खुद कल्पना करिए कि 120 नंबर पाने वाला व्यक्ति इसको किस नज़र से देखेगा। तो थोड़ा सा न्यायपूर्ण किसी भी चीज़ को हो, कितनी भी अच्छी दवा हो, लेकिन गलत दवा दी जाएगी, गलत लोगों को दी जाएगी, तो उसका परिणाम गलत होता है। इसीलिए जो मरीज है, जिसको उचित दवा की आवश्यकता है, दवा हमेशा उचित लोगों को देना चाहिए। तो आपने देखा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 15 में है, जबकि साफ साफ कहा गया है इस 5 आधार को आप याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यही 5 आधार हैं। इस 5 आधार को आप रट लीजिएगा इसको, ठीक है। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही है, लेकिन आगे हमने आपको बताया कि भेदभाव होता है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, यदि कोई भी अनुच्छेद समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में हमको जरूर बताना। नहीं तो ऐसा मत समझना कि नहीं, हो सकता है कि हम पढ़ा रहे हैं कुछ बिंदु दिमाग से, भाई ये तो है नहीं कि हर चीज़ दिमाग में हमेशा चलती, हो सकता है एक आध बिंदु छूट जाए। तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। आपके सुझाव का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि सुझाव हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और सुधार प्रतिदिन करने का प्रयास करते हैं कि नहीं कुछ तो सीखा जाए लोगों से। जीवन सीखने में बीत जाता है। अनुच्छेद 16 इसमें कहा गया है लोक नियोजन यानी रोजगार आप ऐसे समझिए, नौकरी में अवसर की समानता, अवसर की, इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो भी नौकरियां निकलेंगी, जो भी रोजगार होगा, जो भी नौकरी होगी, उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। 15 में क्या था? शिक्षा में, और यहाँ क्या है? 16 में नौकरी है, याद रखिएगा। वहाँ शिक्षा में आरक्षण है, यहाँ नौकरी में आरक्षण है। इसमें बहुत जोड़ तोड़ है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना समझिए कि जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक, बार बार हम कहते हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग होंगे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग होंगे, उनको नौकरियों में भी उचित आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं,
अभी पिछली साल से कौन आ गया है, 10% आरक्षण हो गया है EWS, यानी जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी अब इतने लोगों को आरक्षण है, SC, ST, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जो गरीब लोग हैं 10%। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 16 में 16(1), 16(2), 3, 4, 5 ये सब है, लेकिन आपको बहुत उसमें पछड़े में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि अभी एक बात हमने आपको कहा था कि लिंग, जन्म स्थान, जाति, वर्ण, इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक नोट करके लिख लीजिए, निवास के आधार पर भेदभाव होता है, निवास के आधार पर भेदभाव होता है, भेदभाव होता है। आप कभी निवास प्रमाण पत्र आप देखते हैं जब सेना में भर्ती निकलती है या टीचर की भर्ती निकलती है या किसी प्रदेश की भर्ती निकलती है तो निवास प्रमाण पत्र मांगता है कि नहीं मांगता है? मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि आप यदि उत्तर प्रदेश में अगर SC हैं, OBC हैं, यानी आपको यदि उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है तो यदि आप मध्य प्रदेश जाएंगे या बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र कहीं भी जाएंगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप वहाँ पर सवर्ण होंगे। फिर से सुन लीजिए, आप यदि यूपी के हैं और किसी यूपी के ही नहीं, कोई भी आरक्षित वर्ग यदि किसी दूसरे राज्य में आवेदन करता है तो वह वहाँ पर सामान्य माना जाता है, सवर्ण माना जाता है, उसको वहाँ आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जाता है और आधार पर तो नहीं किया जाता है। हालांकि कहीं कहीं आप सब लोग जानते हैं कि बहुत चीज़ें हैं कैसे कैसे होता है, लेकिन लिखित रूप में निवास के आधार पर भेदभाव होता है। अब आपको यहीं पर हम एक बात बता दे रहे हैं, कौन पिछड़ा होगा। पिछड़ा वर्ग लिखा है तो पिछड़ा कौन होता है आप यहीं पर जान लीजिए। अनुच्छेद 340 में, अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करता है, राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करता है और वह आयोग रिपोर्ट देता है कि किन लोगों को पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। एक शब्द नोट कर लीजिए, पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान में नहीं लिखी है, नहीं लिखी है, नहीं लिखी है। SC ST भी कौन होगा ये भी संविधान में नहीं लिखा है। ये समय समय पर आयोग के माध्यम से तय किया जाता है कि SC कौन होगा, ST कौन होगा, पिछड़ा कौन होगा, और ये सबकी व्यवस्था एक आयोग करता है। आयोग के माध्यम से राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपसे पूछ ले कि SC ST की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, पिछड़ा वर्ग की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो आप कोई न कोई अनुच्छेद मार के आ जाएंगे। तो ये लिखा हो इनमें से कोई नहीं, यानी पूरे संविधान में कहीं भी SC ST OBC किसी की कोई परिभाषा नहीं है। आयोग के माध्यम से समय समय पर परिभाषा बदली जाती रहती है और राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। अब इससे संबंधित एक हम आपको और बता दे रहे हैं कि 1979 में आपको पता है BP मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, BP मंडल का गठन हुआ था, BP मंडल का गठन हुआ था और इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। 1980 में रिपोर्ट पेश कर दी थी। तब तक ये 1979 में याद करिए मोरारजी देसाई की सरकार थी और 1980 में इंदिरा जी की सरकार आ गई। तो इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, बोली ठीक कोई बात नहीं है। BP मंडल बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, इनके निर्देशन में कहा गया कि आप पता लगाइए कि कौन लोग पिछड़े हैं, किन किन लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। इस बात के लिए आयोग का गठन किया गया था। तो BP मंडल ने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, आरक्षण दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, लेकिन इंदिरा जी ने नहीं लागू किया।
तो सन 1990 में, अगस्त की बात है, अगस्त सन 1990 में आपको पता है विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और 27% आरक्षण ओबीसी को दे देते हैं, ओबीसी को दे देते हैं। श्री बीपी सिंह जी आप जानते हैं मांडा के रहने वाले हैं, मांडा इलाहाबाद यहीं के रहने वाले हैं। उनको लगा था कि यह आरक्षण दे करके वो 27% हम आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी लोगों को, अब तो हम पूरा ओबीसी हमको वोट देगा और हम आगे भी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। लेकिन बेचारे कुछ दिन के लिए बने, फिर कभी दोबारा लौट के प्रधानमंत्री पद पे ये नहीं आए। आपको पता है बहुत लोग मरे थे उस समय, बहुत लोग मरे थे, बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था। तो आप बस इतना जान लीजिए मंडल कमीशन बना था 80 और 90 में लागू हो गया। हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो सब जब हम लोग आरक्षण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अनुच्छेद 16 में आपने देख लिया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण भी है। तो इतनी बात आपने अनुच्छेद 16 में देखी। अब अनुच्छेद 17 हम लोग देखते हैं। 17 और 18 बहुत छोटा है, उसमें ना तो समझाने के लिए कुछ है और ना ही समझने के लिए कुछ है, उसमें सीधा फ्लैट है। अनुच्छेद 17 आप लिख लीजिए, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत से लिख लीजिए, छुआछूत का अंत, यानी चाहे ये जो मूल अधिकार है ये राज्य को और व्यक्ति को सबको मना करता, राज्य को और व्यक्ति को रोकता है, छुआछूत करने से रोकता है। अब कहा गया है यदि कोई व्यक्ति या राज्य किसी प्रकार की छुआछूत करता है या भेदभाव करता है किसी भी जाति वाले के साथ, तो उसके ऊपर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और आपको पता है कि SC/ST एक्ट बन चुका है, SC/ST एक्ट बनाया गया है। आप देख रहे हैं ऊपर 15 और 16 में सारी व्यवस्था कर दी गई और आगे बता दिया गया कि अगर उन चीज़ों को आपने गलत तरीके से किया तो अनुच्छेद 17 वाली तलवार आपके गर्दन पर लटकेगी और धड़ से अलग कर देगी। तो सावधान, 16-17 में जो कुछ भी हो रहा है बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि अनुच्छेद 17 आगे तलवार लेकर के खड़ा है। तो आप यही बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। और अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते, मतलब अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करते हैं, तो कानून के अनुसार आपको दंड मिलेगा और कानून आपके सामने है। ठीक है, अब चलो अनुच्छेद 18 आते हैं। यानी आप जब किसी को छुआछूत करेंगे या कहीं आने जाने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब अनुच्छेद 18, इसमें लिखिए उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यानी आप सेना और शिक्षा से संबंधित, सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। यानी उपाधियों का अंत, सेना की उपाधि और शिक्षा की उपाधि। अरे देखते हैं सेना मिलता है ना, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, बहुत सारे चक्र मिलते हैं। और आप देखते हो शिक्षा में डीलिट की उपाधि मिलती है, PhD की उपाधि मिलती है, अन्य प्रकार की डॉक्टरेट की उपाधियां मिलती रहती हैं। तो सेना और शिक्षा के अलावा आप कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। दूसरा, किसी विदेश से यदि आपको कोई उपाधि दी जा रही है तो भी आप नहीं ले सकते हैं। यदि लेना है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने आज देखा अनुच्छेद 14 से 18 तक
अगले पार्ट में हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यही भाग ज़्यादा यही पार्ट जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, समझाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। तो साथियों, आज आशा करते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है। यदि आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमारा मतलब आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो साथियों, पढ़ते रहिए जम के। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।